नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर एक ऐसी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री की बात करेंगे जो नई दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 के एक परिवार की है। इस परिवार के 3 सदस्यों की उन्हीं के घर में कुछ साल पहले नृशंस हत्या कर दी गई थी। माँ बाप और उनकी 21 साल की बेटी मारे गए थे। दिल्ली पुलिस की हर यूनिट ने इस मामले की जांच की, हर एंगल को खंगाला गया। सैकड़ों असामाजिक तत्वों के अलावा मृत परिवार के जानकार, रिश्तेदार व हर उस शख्स से पूछताछ की गई जो संदेह के घेरे में आए, लेकिन आज तक हत्यारों का सुराग हाथ नहीं लग सका। यहाँ तक कि पुलिस ने इस मामले के सुराग देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया था। इसके बावजूद आज भी यह मामला एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं इस तिहरे मर्डर से जुड़ी कुछ बातों को। यह घटना 21 सितंबर सन 2012 दिन शुक्रवार की है। सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिली कि रोहिणी सेक्टर 17 पॉकेट बी में हत्या की वारदात हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि घर में रहने वाले तीनों सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। मरने वालों की पहचान योगेंद्र प्रताप सिंह चौहान, उम्र 57 वर्ष, उनकी पत्नी रेखा चौहान, उम्र 55 वर्ष व उनकी बेटी करिश्मा चौहान उर्फ रोजी, उम्र 21 वर्ष के रूप में की गई। पुलिस को यह सूचना चौहान परिवार के एक परिचित ने ही दी थी, जो सुबह सुबह उन्हें बुलाने आया था क्योंकि योगेंद्र और उनकी पत्नी को वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाना था। घर का दरवाज़ा खुला देखकर उसका पड़ोसी अंदर की ओर दाखिल हो गया। वह योगेंद्र प्रताप सिंह के शव को देखकर घबरा गया और बाहर आकर तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस को मौकाए वारदात से खून से सने डंबल भी मिले थे। पुलिस के अनुसार 21 सितंबर की सुबह योगेंद्र प्रताप व उनकी पत्नी रेखा को अपने पड़ोस के लोगों के साथ वैष्णो देवी जाना था। इलाके के कई लोग एक साथ वैष्णो देवी जा रहे थे। जब योगेंद्र और उनकी पत्नी सुबह बस में नहीं पहुंचे तो उन्होंने बुलाने के लिए उन्हें फ़ोन किया। लगातार फ़ोन करने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब उनका एक पड़ोसी उन्हें बुलाने के लिए उनके घर गया तो इस वारदात की घटना का मालूम चला। पुलिस के अनुसार इस तिहरे हत्याकांड की जांच कई कोनों को ध्यान में रखकर की गई, या यूँ कहें हर एंगल से मामले की जांच की गई, जिसमें लूटपाट से लेकर दुश्मनी व प्रॉपर्टी विवाद भी शामिल रहे। लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा जिसके दम पर इस मामले को सुलझाने का दावा किया जा सके। पुलिस के अनुसार इस तिहरे हत्याकांड में शव अलग अलग फ्लोर पर मिले। योगेंद्र का शव ग्राउंड फ्लोर पर मिला, जबकि रेखा व रोजी के शव फर्स्ट फ्लोर पर मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि योगेंद्र और उनकी पत्नी रेखा की हत्या सिर पर किसी भारी वस्तु से वार करके की गई थी, जबकि रोजी की हत्या गला दबाने के बाद तकिया से मुंह दबाकर की गई थी। रेखा का मुंह भी तकिए से दबाया गया था। पुलिस को यह बात अटपटी लग रही थी। हत्यारे ने पति पत्नी के सिर पर तो डंबल से वार किया, जबकि बेटी का गला दबाया। पुलिस ने यह अंदाज़ा भी लगाया कि रात में पति पत्नी के जगे होने के कारण उन पर डंबल से वार किया गया हो और रोजी के सोए होने के कारण उसे तकिया से दबाया गया हो और फिर उसके बाद उसका गला घोट दिया गया हो। पुलिस के अनुसार जांच में जो पहली चीज़ सामने आई वह यह थी कि हत्यारे ने घर में फ्रेंडली एंट्री ली थी। पुलिस को मौकाए वारदात से 3 कप मिले थे, जिनसे मालूम हुआ कि हत्या के पहले इन लोगों ने चाय पी थी। चाय के 3 प्याले मिलना और दरवाज़ा खुला होना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि हत्या को अंजाम देने वाला व्यक्ति चौहान परिवार का कोई परिचित था, जिसके लिए उन लोगों ने न सिर्फ खुद दरवाज़ा खोला था बल्कि उसे चाय भी पिलाई थी। जिस तरह वारदात को अंजाम दिया गया था उससे यह भी लग रहा था कि हत्यारे को अंदर की लोकेशन मालूम थी। घर के मंदिर में बैठकर सीढ़ियां नज़र नहीं आती, इसलिए कोई अनजान शख्स 2nd फ्लोर पर जाकर बंद कमरे से डंबल लाकर वारदात को अंजाम नहीं दे सकता था। घर में एंट्री भी मेन गेट से ही हुई थी, क्योंकि छत और पिछला दरवाज़ा भी अंदर से ही बंद था। पुलिस के अनुसार चाय के प्याले 3 थे। योगेंद्र का शव ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा मिला। इससे यह प्रतीत होता है कि जब कोई मिलने आया तो चाय बनाई गई। यही कारण है कि पुलिस को लग रहा था कि हत्या में 1 से ज़्यादा हत्यारे शामिल थे। योगेंद्र और उनकी पत्नी रेखा की हत्या जिस डंबल से की गई थी
वह उनके बेटे विक्रम प्रताप के थे। विक्रम की साल 2011 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। डंबल घर के सेकंड फ्लोर पर स्थित एक बंद कमरे में रखे हुए थे। यह कमरा विक्रम का था, जो उसकी मौत के बाद से ही बंद पड़ा था। विक्रम शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था, लेकिन उसके मौत के बाद उसकी पत्नी श्रीनगर स्थित अपने मायके में रहने लगी थी। पुलिस के अनुसार घर से रोजी के लैपटॉप के अलावा उसके पिता योगेंद्र प्रताप के मोबाइल फ़ोन भी गायब थे। योगेंद्र प्रताप की 2 बेटियां और हैं जो अलग रहती हैं। योगेंद्र प्रताप की एक बेटी हेमा व बहू ने जब घर का सामान आदि चेक किया तो यह दावा किया कि घर से ज्वेलरी और कुछ चांदी के बर्तन गायब हैं, जिससे पुलिस को लूट और चोरी के एंगल ज़्यादा मजबूत लग रहे थे। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए जब योगेंद्र और रोजी के मोबाइल की कॉल डिटेल चेक की तो कुछ नंबर सामने आए। इनमें से एक नंबर योगेंद्र का दामाद का था, जो राजस्थान में रहता है। हिमा से उसका तलाक हो चुका है। 20 सितंबर को योगेंद्र ने फ़ोन पर उससे बात की थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई असामान्य बातें सामने नहीं आई। इसके अलावा रोजी के कुछ दोस्त से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन वहां से भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस के अनुसार सीन ऑफ क्राइम को देखने से यह प्रतीत होता है कि हत्या की शुरुआत ऊपर से नीचे की ओर की गई होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हत्या में प्रयुक्त डंबल सेकंड फ्लोर पर थे। रोजी फर्स्ट फ्लोर पर सोई हुई थी। हत्यारा डंबल लेने ऊपर गया होगा, और अगर वह सेंधमारी के मकसद से घर में घुसा तो वह सामान की तलाश में सेकंड फ्लोर पहुंचा, जहां उसे कमरे में डंबल मिले। डंबल से उसने रेखा और योगेंद्र की हत्या की होगी। बाद में उसे रोजी का पता चला तो उसने रोजी की हत्या कर दी। दूसरा अनुमान यह भी है कि डंबल लाने से पहले हत्यारा रोजी के कमरे में घुसा और फिर गला घोट व तकिया से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह सेकंड फ्लोर पर गया होगा, जहां उसे डंबल मिले। डंबल लेकर वह नीचे आया होगा और फिर रेखा की हत्या करने के बाद योगेंद्र को भी मौत के घाट उतार दिया होगा। पुलिस के अनुसार इस मामले में पुलिस ने न केवल साइंटिफिक बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया है। पुलिस ने इस संबंध में मौका वारदात पर मिले उन चाय के कपों का डीएनए टेस्ट भी करवाया, ताकि पता चल सके कि चाय पीने वाले परिवार के सदस्य ही थे या फिर कोई बाहरी भी था। और एक कप के डीएनए टेस्ट ने परिवार के किसी भी सदस्यों से मैच नहीं किया, और पुलिस की जांच अब इसी अजनबी के तलाश में जुटी हुई है। कुछ दिनों बाद एक चोर ने वारदात में शामिल होने की बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन जांच से जुड़े पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले को सुलझाने के लिए सैकड़ों लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जिसमें चौहान परिवार के अपनों से लेकर अनजान भी शामिल हैं। पुलिस ने रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, कर्मचारी सबसे पूछताछ की। इन सब के अलावा इलाके के आवारागर्द, बैड कैरेक्टर और छोटे मोटे अपराधियों से भी, यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन सभी से पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लेकिन इस दौरान एक हैरान करने वाली बात यह जरूर रही कि एक पॉकेटमार चोर को पुलिस द्वारा किसी मामले में पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने इस तीरे हत्याकांड में शामिल होने की बात कही, लेकिन वह पूछताछ के दौरान वारदात का सीक्वेंस और मौका वारदात के बारे में ठीक से कुछ भी नहीं बता पाया था, इसलिए उसे इस मामले में छोड़ दिया गया। और आज भी इस मर्डर की पहली अनसुलझी ही रह गई। अगर इस हत्याकांड से जुड़े कोई भी जानकारी आप लोगों के पास हो दोस्तों, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।